So let's just start with some a little music to ease out, if that's if everybody's up for it, and feel free to join in from wherever you are, and let's just go with it, I guess. So पहला गाना अपन स्टार्ट करते हैं, एंड मैं थोड़ा 90s और 2000s वाला फील मुझे बहुत पसंद है। तो ये गाना है, कई बार होता है ना कि आपके दिमाग में कोई गाना एकदम ऐसा स्टक कर जाता है। This is one song which is stuck in my head since last 2 weeks. So let's just start with that. तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, हाँ तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, चंदा तुझे हो देखने को निकला करता है, आईना भी हो दीदार को तरसा करता है, इतनी हंसी कोई नहीं, इतनी हंसी कोई नहीं, हुस्न दोनों जहां का एक तुझ में सिमट के आया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए. So let's just start with this. I hope everybody liked it. और इसको हम कंटिन्यू करते समय करते करते हम एक और गाना है जो बहुत ही सिंपल सा है और बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ही डीप हिट करता है. वो कहते हैं ना, द सिंपलेस्ट थिंग हिट यू द हार्डेस्ट. सो दिस इज वन सॉन्ग जो आई गेस आप सभी लोगों ने सुना होगा, मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद होगा, विच इज बड़े अच्छे लगते हैं. बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम. तो हम अपने प्रोग्राम का फ्लो भी आज ऐसे ही बनाते हैं. मेरे ख्याल से म्यूजिक है जो कई बार, हाँ मतलब ऐसा होता है ना कि हम किसी अननोन प्लेस पे बैठे हैं या किसी कैफे में बैठे हैं, मतलब
होता था, द ओल्ड नॉर्मल दैट यूज्ड टू बी। तो वहां पे हम किसी कैफे में बैठे हैं और एक ग्रुप है वो कोने में बैठा हुआ है गिटार लेके, वो गाने गा रहा है, तो ऑटोमेटिकली सब वहां पे मतलब अट्रैक्ट हो जाते थे, बैठे रहते थे, और जो मतलब सिर्फ चाय पी के निकलने वाले लोग होते थे वो भी कई बार मतलब वहां पे 1 आध घंटा 2 घंटा बैठ जाते थे। सो आई गेस हम फ्लो भी थोड़ा ऐसे ही बनाते हैं कि हम अपनी कहानियां जो हैं उसके साथ एक आध गाना गाते रहेंगे, और एंड में लाइक इट्स नॉट ऑल स्टोरीज टुडे, इज ऑल्सो मतलब कहानियां जो होती हैं वो अपने आप में एक एंटिटी तो होती हैं, लेकिन किससे भी होती हैं यार कहानियां, मतलब कहते हैं ना किससे कहानियां, तो वो भी है। और आखिरी में एक सरप्राइज है। सरप्राइज मतलब इट्स नॉट ऑल स्टोरीज टुडे। तो हमारे तीसरे गाने से स्टार्ट करते हैं। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम, अजीब दास्तां है ये। तो कहानी, दास्तां, ये वर्ड सुन के ना मेरे दिमाग में, मेरे जहन में सिर्फ दो नाम आते हैं, एक दादी और एक नानी। और जैसे ये दादी नानियों ने ना कहानी की हमेशा से मोनोपोली बना के रखी है। अच्छा, बाय शो ऑफ हैंड्स, क्या आप में से बता सकते हैं कि मतलब आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बचपन में अपनी दादी नानियों से बहुत सारी कहानियां सुनी हैं? तो तो आई गेस आप मेरी इस बात से बहुत अग्री करेंगे कि, या रिलेट करेंगे कि कुछ कहानियां हैं जो ना सिर्फ दादी और नानियों ने ही मतलब जनरेशन बाय जनरेशन अपने बच्चों को सुनाई है। तो दिस प्रोबेबली मेक्स देम द फर्स्ट स्टोरी टेलर्स ऑफ आवर लाइव्स, राइट? और हर बच्चे ने, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इंडिया में ये सब चीज होती है या कहीं किसी पर्टिकुलर एरिया में ये चीज होती है, मैंने वर्ल्ड वाइड मतलब ऑब्वियसली ये बेड टाइम स्टोरीज नाम की चीज हमने तो सबने सुनी है ना। तो मतलब स्टोरीज का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और कम टू थिंक ऑफ इट, मेरा ऐसा मानना है कि ये कहानियां जो होती है ना, ये जो होती है ये मतलब सिर्फ इसलिए नहीं होती कि बच्चे को नींद आ जाए, एंटरटेनमेंट हो, या कोई मॉरल ही सामने वाले को पहुंचाना हो, लेकिन कहानियों का एक और पर्पस होता है कि ना वो हमारे इमेजिनेशन के तंतु जगाती है भाई। मतलब ये दादी नानी की कहानियों के बाद ही हमें पता पड़ता है कि अच्छा ये मटका बात भी कर सकता है, या अच्छा ये बादल जो हैं वो पानी अपनी जेबों में भर के लाते हैं, या ये आसमान में आतिशबाजी से आग भी लगाई जा सकती है। तो यही इमेजिनेशन ही होती है मेरे ख्याल से कि इस इमेजिनेशन के कारण ना धीरे धीरे करके हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, हमारी लाइफ की सिचुएशंस को ना एज अ प्रोटोगनिस्ट देखने लगते हैं, और हमारी लाइफ को एक स्टोरी के रूप में लेके चलते हैं कि यार बॉस, वो बोलते हैं ना कि अपनी कहानी का हीरो तो मैं ही हूँ। सभी धीरे धीरे करके अपनी कहानी का बनने लगते हैं हीरो, और यही शायद हमें कई बार किसी सिचुएशन से निकलने में मदद भी करती हैं। नमस्कार, मेरा नाम विभोर है और मैं पेशे से राइटर हूँ। अच्छा, आप में से कोई है जो मतलब एज एन आर्टिस्ट अपना करियर परस्यू कर रहे हैं, या अपनी पर्सनल लाइफ में अपना कोई आर्ट है जिसे परस्यू कर रहे हैं और दे आर वेरी पैशनेट अबाउट इट? क्या आप में से कोई, बाय शो ऑफ हैंड्स, इज देयर एनीवन? ओके। तो मेरे ख्याल से, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हर आर्टिस्ट की ना अपने आर्ट को लेके कुछ ना कुछ स्टोरी तो रहती है, और स्पेशली तब जब वो अपने आर्ट को एज अ करियर परस्यू कर रहा है। तो मतलब फॉर एग्जांपल मैं अपना बताता हूँ कि मेरी लाइफ में तो पक्का एक स्टोरी थी, क्योंकि मैं बचपन से बनना चाहता था सिंगर। और मेरा सिंगर बनना मेरे लिए इतना पक्का था कि मतलब मैं, मतलब मजाक नहीं कर रहा, मैं 2.5 साल का था, मैं 2.5 साल की उम्र से अगर मुझसे कोई पूछता था कि बड़े होके क्या बनोगे, तो मैं कहता था सिंगर।
अपने को इतना इतना अपना पक्का था कि आज स्कूल खत्म हुआ, कल से सिंगर, ये फिक्स था। लेकिन लाइफ जो होती है वो कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है, ये तो हमने पिछले 2 सालों में देख ही लिया है। तो आ, हुआ यूं कि अच्छा, मेरे पापा जो हैं वो भी राइटर हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं, और मेरे घर में हमेशा से म्यूजिक का माहौल रहा है। तो हुआ यूं कि घर में इतनी किताबें थी कि वजह बेवजह, चाहे अनचाहे, मतलब किताबें पढ़नी पड़ती थी, जबरदस्ती पढ़ा देते थे। और वो ना चाहते हुए भी किताबें पढ़ पढ़ के ना मेरे को, मतलब ऐसा लगता था कि यार क्यों पढ़ा रहे हैं यार, मतलब क्या ही मतलब है इन किताबों को पढ़ने का। लेकिन धीरे धीरे करके ना मुझे मेरी लैंग्वेज डेवलप होने लगी। और ये मुझे पता तब पड़ा जब 2012 में कॉलेज के लिए घर छोड़ा, इंदौर नया नया गया था। अब अनजान शहर, मतलब अनजान एज इन, लोग तो थे वहां पे लेकिन दोस्त नहीं थे ना यार। तो अब बुरा लगता था। अब कोई कंधा भी नहीं है नए शहर में कि यार जिसके कंधे में सर रख के अपना दुखड़ा रो लो। तो ये मुझे तब पता तब पड़ा जब मेरे पास डायरी मिली। तो अपन ने क्या किया, अपने दिमाग, अपने दिल का जो दर्द था, अपन ने स्याही के जरिए डायरी में उतार दिया। अब कॉलेज में, अब मेरा कॉलेज जो था वो फुल मतलब टेलीविजन प्रोडक्शन मैंने सीखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड था। तो हमारे कॉलेज में मतलब बिल्कुल मार्टिन स्कॉर्सेसी और बिल्कुल क्रिस्टोफर नोलन के मतलब भगत एकदम लोग। तो वहां पर ये आर्टिस्ट लोगों की भीड़ थी। वहां पे हम जितने राइटर्स थे उनको मैंने दिखाना शुरू किया यार कि मतलब यार मतलब ऐसा कुछ लिखा है। अब कॉलेज में ना दो चीजें होती हैं, या तो आपको एकदम 10 फीट नीचे जमीन के अंदर गाड़ा देंगे रियलिटी में कि भाई देख ऐसा है, या फिर सीधे चढ़ाएंगे चने के झाड़ पे। तो अपने साथ हुआ कि इन 10-15 लोगों ने अपने को चढ़ा दिया चने के झाड़ पे। और चने के झाड़ पे चढ़ने के बाद पता पड़ा कि यार यहाँ से व्यू तो बहुत ही सही है। तो अपन ने तो 3 साल अपन वहीं रहे चने के झाड़ पे। और वहां से देखा और धीरे धीरे चने का झाड़ भी बढ़ता गया। तो अपन को लगा कि यार यहाँ से व्यू तो बहुत सही है, तो मतलब वाई स्टॉप हियर, स्काई इज द लिमिट, और आगे चलते हैं। और ऐसे करके अपन राइटर बन गए। लेकिन फिर राइटर बनने के बाद पता पड़ा कि यार अपने लिए लिखना और क्लाइंट के लिए लिखने में जमीन आसमान का अंतर है। अब मेरी जो कहानियां होती हैं, मैंने जो आज तक जो भी लिखा है उसमें एक्चुअली ज्यादातर जो होता है ना वो आधी हकीकत और आधा फसाना होता है। तो मेरे आसपास से देखी हुई चीजें, मेरे आसपास, मेरे साथ मेरी जिंदगी की हुई कुछ चीजें, या मेरे पापा की जिंदगी में कुछ हुई हुई चीजें, या किसी की भी मेरे आसपास के लोगों की हुई जिंदगी में जो भी कुछ इंसिडेंट्स होते हैं उनको मैं कहानी में बदलने की कोशिश करता हूँ या कविता में बदलने की कोशिश करता हूँ। उन एक्सपीरियंसेस को कहीं ना कहीं अपने लैंग्वेज का फायदा उठाता हूँ। तो मेरे पापा जो थे, मैंने जैसे बताया जर्नलिस्ट थे, तो उनको ना बहुत फोन आया करते थे, भयंकर फोन आया करते थे। अब आपको जब, और कई बार इस कारण रॉन्ग नंबर भी बहुत आते थे। तो जब आप आपको बहुत सारे रॉन्ग नंबर आते हैं ना, तो आपसे दो ही चीज होती है, या तो आप चिढ़ के फोन काटने लगते हो, या आप प्ले अलोंग करना चालू कर देते हो। तो मेरे पापा भी यही करते थे कि मतलब वो कभी झुंझला के फोन नहीं रख देते थे, वो ना प्ले अलोंग करने लगते थे कि हाँ मतलब एक वो होता है ना कि यार इनोसेंस, हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए। और फिर उसके बाद उसको बता देते थे कि भाई ऐसे ऐसे बात है। तो ऐसी एक दिन एक कॉल आया, और मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत फिल्मी है, तो इसके ऊपर कहानी बनती है। तो ये जो कहानी मैं आपको पहली सुनाने वाला हूँ ये है, ये भी आधी हकीकत और आधा फसाना। तो पहली कहानी का नाम है रॉन्ग नंबर। शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि शाम के कुछ 6 बजे थे और शनिवार का दिन था। मैं अपने डेस्क पर बैठा किसी नई कहानी की उधेड़बुन में परेशान हो रहा था। तभी कहीं रेडियो पर आवाज आई कि जागो रे, कोई ऐड आ रहा था कुछ। तो मैंने सोचा कि यार चलो यार दिमाग को जगाया जाए, तो ये चाय बनाई ली जाए। तो मैं किचन में पहुंचा, चाय वाय बनाई। तो मैंने सोचा इतनी मेहनत की है यार, एक टोस्ट, एक दो टोस्ट भी ले लेते हैं। अब मैं अपनी डेस्क पे अकेला नहीं था, मेरी कहानी के इंतजार में मैं, मेरे साथ मेरी चाय का प्याला और दो टोस्ट भी थे। अब जैसे ही टोस्ट को चाय में डुबाया, तुरंत घंटी बजी, दरवाजे या दिमाग की नहीं, फोन की।
अच्छा, ये उस समय की बात है जब ये स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे, ये वो पुराने वो जो स्नेक आते थे ना, वो वाला टाइम था। स्नेक गेम वाला जो फ़ोन था वो पुराना सा, जिसमें हम अनलिमिटेड टॉक टाइम नहीं, वो ऐसे बैलेंस डलाना पड़ता था। तो वो फ़ोन बजा और मैंने सोचा कि यार फ़ोन उठाऊँ या टोस्ट खाऊँ? क्योंकि अगर फ़ोन मिस हो गया तो कॉल बैक करना पड़ेगा, अपना बैलेंस लगेगा, यार ये मुझे नहीं करना। और टोस्ट के लिए वेट किया तो टोस्ट का मज़ा क्या किरा हो जाएगा। अब ये कर ही रहा था, इतने में फ़ोन कट गया और मेरा जो पहला टोस्ट चाय में डूबा हुआ था, वो शहीद होके वापस चाय में गिर गया। अब इस इरिटेशन के कारण दूसरा टोस्ट उठाया पहले टोस्ट के रेस्क्यू मिशन के लिए, तो अचानक फिर दोबारा फ़ोन उठा। अब मैंने सोचा कि पहले टोस्ट खा लेते हैं यार, फ़ोन-वोन आता रहेगा, जिसको ज़रूरत होगी बाद में लगा लेगा। जैसे ही टोस्ट मुँह में डाला, गरम-गरम चाय, टोस्ट हाथ से छूटा, दूसरे हाथ से चाय, चाय गिरी मेरे ऊपर गरमा-गरम और ये हो गई चाय। अब चाय का मज़ा तो किरकिरा हो ही गया था। तो मैंने सोचा यार अब फ़ोन उठाया जाए, जो भी होगा उसको अच्छे से सुनाऊँगा। तो पूरी झुंझलाहट से मैंने फ़ोन उठाया और मैंने कहा, "हेलो, कौन बोल रहा है?" तो सामने से कुछ 1-2 सेकंड के बाद आवाज़ आ रही, "हेलो बेटा मोहन।" अब ये सवाल जो था वो सिंधी में था और सामने से जो आवाज़ आई थी वो अंदाज़न कुछ मतलब किसी बुज़ुर्ग महिला की आवाज़ लग रही थी। तो मैंने कहा कि किसी बुजुर्ग के साथ ऐसे झुंझला के बात करना बात तो सही नहीं, लेकिन मेरी चाय का मज़ा किरकिरा हुआ है तो मैं कुछ देर बात तो ज़रूर करूँगा और क्या पता इस कन्वर्सेशन के कारण ही, इस इवेंट के कारण ही शायद मुझे कोई नई कहानी मिल जाए। तो जैसे ही मैंने उनसे बात करना चालू करी, तो बात करते-करते मुझे पता पड़ा कि मोहन से उनकी कई अरसों बाद बात हो रही थी और शायद वो उनका बेटा था या ये तो मुझे क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैं उनसे सिंधी में इस तरह से बात करता रहा। अच्छा, सिंधी मुझे इसलिए आती थी क्योंकि मेरा बचपन जो है वो मैक्सिमम सिंधी कॉलोनी में गुज़रा, तो मुझे लगा कि शायद किसी पुराने दोस्त के यहाँ से फ़ोन आया होगा। लेकिन इतने सालों बाद यूँ फ़ोन आना मतलब थोड़ा अजीब भी लगा। ख़ैर, तो अब बात करते-करते मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा और एकदम से मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं एक रॉन्ग नंबर पे पिछले आधे घंटे से बात कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि यार ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और बात करते-करते कुछ 1 घंटा बीत गया। अब ये 1 दिन की बात नहीं हुई, ये रोज़ होने लगा। रोज़ शाम को 6 साढ़े 6 के आस-पास मुझे उनका फ़ोन आने लगा और मुझे उनसे बात करने में इतना मज़ा आने लगा जैसे कि मेरा कोई अपना बात कर रहा हो। मैंने उनसे ऑब्वियसली उनका नाम तो नहीं पूछा था, लेकिन मन ही मन उनको ना ऐसा एक मासी वाला प्यार नहीं होता, तो वो आ गया था। तो मैंने अपने फ़ोन में भी उनका नंबर जो है वो मासी नाम से सेव कर लिया। होती कि रोज़ हमारी बातें होती हैं और मतलब ये एकदम वियर्ड चीज़ थी कि हमको कभी भी कोई टॉपिक नहीं लगता था बात करने के लिए और हम 2 अनजान लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारी घंटों बात हो जाती थी। ये सिलसिला कुछ 15-20 दिन चला। एक दिन अचानक मासी का फ़ोन नहीं आया, तो मुझे लगा कि यार शायद बिज़ी होंगी। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, फ़ोन नहीं आया। मैंने फ़ोन लगाने की कोशिश करी, तो जैसे ही मैं फ़ोन लगा के हेलो बोलता, फ़ोन कट हो जाता। अब मैं परेशान। अब हमारा दिमाग जो होता है वो ऐसा ही होता है कि भाई जब कोई बहुत ज़्यादा ऐसी अननोन सिचुएशन में फँसे होते हैं ना, तो अपना मतलब अलग-अलग मतलब ऐसी चीज़ें ढूँढने लगता है कि जिससे अपनी सिचुएशन और ख़राब हो जाए। तो मैंने सोचा कि कहीं मासी को मेरी सच्चाई का पता तो नहीं चल गया? क्या उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? 1-2 घंटे सोचने के बाद मुझे पक्का हो गया कि मासी को मेरी बात का पता चल गया है। और मतलब अब मेरा दिल बैठ गया था, मेरे मेरे जितना क्या कहते हैं गिल्ट था वो मुझे यहाँ लेके जा रहा था कि यार मुझे किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं बहुत देर तक सोच-सोच के कर रहा था कि क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो अचानक मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यार मासी को मेरा नंबर कहीं तो मिला होगा ना, कहीं से तो उनके पास मेरा नंबर आया ही होगा। तो मैंने सोचा कि अपने नंबर की डिटेल्स तो मैं किसी सेल्युलर कंपनी से निकाल ही सकता हूँ। तो मैं कंपनी में गया और मैंने अपने नंबर की डिटेल्स निकलवाने की कोशिश करी। अब अपने पास ये आइडिया था कि अपन अपने नंबर की डिटेल्स निकलवाएँगे। ये नंबर मेरे ख्याल से मोहन के पास ही होगा। तो मैं असली मोहन का पता लगाऊँगा। वो
और मासी जहाँ रहती हैं, जहाँ का नंबर था, वहां से उनका पता निकलवाऊंगा, तो असली मोहन को उनसे मिलवा के वहां से माफी मांगूंगा। ये सही रहेगा, तो ये अपन कर लेते हैं। 2 दिन बाद मुझे सेलुलर कंपनी से फोन आया। मेरी जितनी खुशी थी ना, वो एक फोन कॉल ने छीन ली। फोन कॉल पे मुझे पता पड़ा कि मोहन जो है वो मोहन जो है वो पिछले साल इस दुनिया में नहीं रहा था, और उसके बाद ये नंबर मुझे मिला था। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मैंने मासी के नंबर के पता लगाने की कोशिश की, तो पता चला कि वो किसी पागल खाने का नंबर था। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मैंने सोचा कि उनसे जाकर मिल लिया जाए, बट किस मुंह से मिलता मैं उनसे, और आखिर पहचानता कैसे मैं उन्हें जाके। मैं गया वहां पर और मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ करके उनसे उन्हें पहचान ही लूंगा। मैं वहां गया, लेकिन किसी चेहरे से कोई रास्ता नहीं कर पाया। हाँ, मतलब मैंने थोड़ी जांच पड़ताल करी, तो वहां पे पता पड़ा कि एक पेशेंट थी, जिसकी 1 हफ्ते पहले तो कुछ तबीयत ठीक हो गई थी, वो वहां से जा चुकी है। मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए, अजीब दास्तां है। तो ये थी हमारी पहली कहानी। अच्छा, मैंने बताया था ना कि हमारी दादी नानी की कहानियों के बाद हमारी इमेजिनेशन के तंतु खुलने लगते हैं, और हम अपनी लाइफ को एज अ स्टोरी कॉन्टेम्पलेट करना चालू कर देते हैं। अब ऐसा कई बार होता है कि ये जो कहानियां होती हैं वो हमारे सबसे ज्यादा क्या मैनिपुलेट करती है, ख्याल। आप कोई भी फिल्म देखते हैं या कोई भी कहानी पढ़ते हैं, तो वो कहानी आपके दिमाग में घूमने लगती है ना, आप उस कैरेक्टर के जूतों में पैर डाल के चलने लगते हैं ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि मतलब अभी तो जैसे हम अपने घरों में बहुत दिनों से बंद है, तो हमारे पास बहुत समय है सोचने के लिए। लेकिन जब हमारी जिंदगी एकदम बिजी चल रही थी, तब ऐसा होता था ना कि किसी दिन आप ऑफिस से या बाहर से घर आते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि यार बॉस, आज एक अदरक वाली चाय बनती है। उस बालकनी के लिए जिसके लिए इतना बड़ा घर लिया था, आज रात उस बालकनी में बैठ के अदरक वाली चाय के साथ लाइफ कॉन्टेम्पलेट की जाएगी। और अब चाय का कप लेके वहां बैठे बैठे सोचते हैं कि आपकी लाइफ जा कहाँ रही है, आप कर क्या रहे हो, आप सोच क्या रहे हो, और मतलब आज मैं जहाँ हूँ, जहाँ जो मैंने प्लान किया था, वो कहाँ है। और धीरे धीरे करके ना आपको रियलाइज होने लगता है कि यार मतलब अपना तो सही नहीं चल रहा है यार, मतलब कुछ तो दिक्कत है। लेकिन वही बात हुई थी ना कि अपनी की कहानियां जो हैं, वो जो कहानियां होती है वो क्या देती है, होप देती है ना, कि यार हो जाएगा, करो तो सही, रुको तो सही। जैसे कि आप अपनी कहानी को कॉन्टेम्पलेट करना चालू करते हैं, तो आपको धीरे धीरे अचानक एक थॉट स्ट्राइक करता है कि यार आज से 10 साल पहले भी तो मैं यही सोच रहा था, तो लाइफ इतनी बुरी तो नहीं है, मतलब ठीक ठाक पहुंच ही गई। तो ऐसे ही एक मेरा भी टाइम था कि मैं एक दिन ऑफिस से आया घर, और मतलब बहुत मतलब ऑफिस में भी मतलब यार बॉस ने लगा रखी थी। पर्सनल लाइफ भी कुछ बहुत तूफान तो नहीं मचा रहा था मैं। और मैंने सोचा कि यार आज चाय के साथ बनता है यार। और चाय मतलब एक पर्सनल, मतलब नॉट जस्ट माय फेवरेट ड्रिंक, बट इट्स एन इमोशन फॉर मी कि यार मतलब चाय इज लाइक अ वार्म हग, वैसा है। तो रात को कुछ 12:30 1 बजे के आसपास की बात है, जब शांति थी, वो मेरा घर एक ना हाईवे के पास में था, तो एकदम शांति रहती थी वहां पे। वहां पर मैं एक चाय का मग लेके बैठा और मैं अपनी लाइफ कॉन्टेम्पलेट कर रहा था। तभी अचानक यही सेम एग्जैक्ट थॉट मुझे स्ट्राइक किया, और मैं सोचा कि यार मतलब मुझे ये पर्सनली ये थॉट बहुत ज्यादा आता है कि यार
काश मुझे ऐसा मतलब वीडियो गेम जैसा एक रिस्पॉन्ड पॉइंट मिलता है मेरी लाइफ में कि मैं यहाँ से लाइफ वापस रीस्टार्ट कर सकता हूँ विद द सेम कॉन्शियसनेस दैट आई हैव टुडे, कि मतलब हाँ इस समझदारी से मैं अपनी लाइफ जीऊंगा ना तो मैं ये गलतियां नहीं करूंगा। तो मैंने सोचा कि यार पास्ट में जा तो नहीं सकते लेकिन हाँ खुद को एक लेटर तो लिख सकते हैं। तो वो खत कुछ इस तरह था कि मेरा ये पोस्ट कार्ड तुम्हें जब मिलेगा तो यकीन मानो कि तुम जिस हालत में होगे वो मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि मैं वाकई तुम्हारी उम्र से गुजर चुका हूँ। यहाँ भी सब ठीक ठाक ही है। पिछले 10 सालों में तुमने जो भी सोचा था, जैसा भी सोचा था, जो भी प्लान किया था, वैसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, घर पर वजह बेवजह डांट पड़ने पर तुम जो तो सोचते थे ना कि यार बस स्कूल खत्म हो और घर से दूर कॉलेज मिल जाए तो ये चकल्ले से दूर है यार, मतलब वो डांट वाट पड़ना और आजादी के सपने देखा करते थे। तो यार ऐसा है कि घर से दूर तो आ गए हो, बधाई हो, लेकिन आजादी के सपने तुम आज भी देख रहे हो। 12th में तुम फिजिक्स में फेल हो गए थे तो तुमको रिपीट करनी पड़ी थी, याद है? लेकिन यार ढंग का गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही गया था पॉपुलर ओपिनियन के अगेंस्ट। और क्या वो कहते हैं, वो जो तुम्हारे घर के बाजू में सूरज रहा करता था ना, मतलब सूरज थोड़ा इंटरनल जोक है अब, लेकिन समझ तो गए होंगे सूरज से क्या मतलब है। बट जो घर के बाजू में सूरज रहा करता था जिसके आने जाने की वजह से तुमने अपना आने जाने का टाइम बदल लिया था, उसका कोई मतलब नहीं है। उसकी पिछले महीने शादी हो चुकी। और गुस्से में डायरी के आखिरी पन्नों पर किए कुछ वादे याद है कुछ से? जिस दिन ये घर छोड़ के चला जाऊंगा कभी वापस नहीं आऊंगा। तो यकीन मानो यार, घर वाकई एक दिवाली दूर हो गया है। काम भी थोड़ा भटकने के बाद, थोड़ा समझने के बाद, लेकिन अच्छा खासा मिल गया यार, अच्छा खासा कमा रहे हो आज। वो घर का खाना याद है जिसमें जिस प्लेट में लौकी की सब्जी देख के तुम उसे दूर सरका देते थे और कहते थे कि मैगी बना के दो, और मैगी की प्लेट उस तरह कदर चाट जाती थी तुम्हारी शक्ल दिख जाती थी। आज वही हालत ना एक फीकी दाल और फुलके रोटी को देख के होता है। लाइफ में बहुत 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 चेंजेस आएंगे। जो तुमने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अच्छा भी और शायद बुरा भी। तो और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यार, जो 12th के रिजल्ट के बाद डिप्रेशन आएगा ना, उसमें बाल मत गवाना यार, बाद में बहुत दिक्कत होती है। बस हिम्मत मत हारना यार, क्योंकि इससे बहुत जल्दी निकल जाओगे। क्योंकि ओम मखीजा की कसम यार, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये था एक किस्सा मेरी लाइफ का। और मेरे ख्याल से कि सिमिलर सेम तो नहीं लेकिन ऐसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं ये चीज जरूर सोचते होंगे कि यार आपकी लाइफ में जरूर एक ऐसा रिस्पॉन्ड पॉइंट होता तो आपको अब लाइफ रीस्टार्ट करने में मजा आ जाता। यार मुझे तो पता है कि क्रिप्टो करेंसी ऊपर जा रही है तो मैं मतलब इन्वेस्ट कर देता बिटकॉइन में, खरीद लेता। यार मुझे पता है कि डॉज कॉइन खरीदना है या जो भी खरीदना है, पैसे इकट्ठा कर लेता, आज करोड़पति होता है। नहीं, अब बात कर रहे थे हम अपनी लाइफ की स्टोरीज की। तो हमारी लाइफ की जो स्टोरीज हैं भाई, कहीं ना कहीं हम सभी सोचते हैं ना कि यार हम अपनी लाइफ के हीरो हैं या हीरोइन, सॉरी। तो हम सभी बहुधा ये सोचते हैं कि हमारी जैसी ही सबकी लाइफ होती होगी कहीं ना कहीं, है ना? सबकी लाइफ में एक घर है, सबकी लाइफ में एक परिवार है, सबकी लाइफ में कुछ इवेंट्स ऐसे हुए हैं, कहीं किसी की जॉब में दिक्कत है, किसी को अपनी पर्सनल लाइफ में दिक्कत है, किसी को अपने लव लाइफ में दिक्कत है। कुछ ना कुछ दिक्कतें हमारी लाइफ में हमेशा चलती रहती है। लेकिन अब वो कहते हैं ना, मतलब आई एम नॉट टू ब्रैग माई सेल्फ, बट वो ऐसा एक डायलॉग है कि जहां ना पहुंचे कवि रवि, वहां पहुंचे कवि। तो मेरी आदत थी, मैंने जैसे कहा कि मेरी जो पोएम्स होती हैं वो मतलब आधी हकीकत आधा फसाना होती है। तो मेरी आदत थी कि ना मेरे आसपास की चीजों को, नॉट जस्ट लोगों को, मैं ना बहुत ऑब्जर्व किया करता था। और मैं हर मेरी मैं मतलब कहीं ना कहीं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कहानी
उनकी कहानी सोचने की कोशिश किया करता था। अब आपने देखा होगा शायद कहीं आपके चौराहों पे या कहीं आपकी गली में या कहीं पे भी कि होमलेस लोग होते हैं ना, मतलब मैं भिखारियों की बात नहीं कर रहा, मतलब जो पैसे मांगते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन होमलेस लोग जो मतलब आपसे कुछ मांगते नहीं है, वो अपना जी रहे हैं और आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, ना आपके पास आके आपसे बात करते हैं या कुछ भी करते हैं। तो उनकी भी तो कुछ स्टोरी रही होगी ना यार, मतलब क्या बचपन से मतलब वो यही था, या क्या कभी अमीर हुआ करता था, मतलब हमने ये कहानी भी देखी है रैग्स टू रिचेस, रिचेस टू रैग, तो क्या उसकी लाइफ भी ऐसी रही होगी, क्या उसकी लाइफ में मतलब उसने अपनी लाइफ में क्या देखा होगा यार। तो ऐसे ही एक बार मैं ऑटो में बैठा था और ये मुंबई की बात है। तो मुझे ना एक मतलब ऐसे बेगर्स आ रहे थे, लेकिन एक आदमी था वहाँ कोने में शांति से बैठा था, उसको कोई मतलब नहीं था किसी से, वो अपना बैठा हुआ था, सबको देख रहा था। तो पता नहीं मेरे अंदर मुझे लगा कि यार पता नहीं इसके दिमाग में चल क्या रहा होगा यार। और उसे देखकर ना मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि लोग इसे देखते तो ऐसी नजरों से कि पता नहीं यार दूर हटाओ ये वो, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब इस तरह से होता हुआ कि सब कहते हैं कि वो गंदा है, कुरूप है, बूढ़ा है, बू आती है उससे। पर उन्हें क्या पता कि क्या यादें लिए घूम रहा है वो। उसकी आंखों का मैल बताता है कि रातों रात जागकर ख्वाब कमाए थे, बेच दिए किसी वक्त पे सौदागर को। बेतरतीब से बाल देखकर लगा शायद किसी करीबी ने हाथ फेरा होगा आखिरी बार। उसकी वो बू जो तुम्हें उससे दूर भगाती है, शायद इसलिए है कि सालों पुराने जख्म ना कुरेद जाए कोई पास आकर। और उसकी वो झुर्रियां बहुत सारी, वक्त लगेगा बताने में, फिर कभी। So these were the three stories that I had for you guys today. I hope आप में से कुछ लोगों को पसंद आई होंगी। तो by a show of hand, any gesture, please let me know. Guys, please let us know in the chat, right? I don't want to like mahol ban gaya. I didn't want to like intrude, but please let us know in the chat how you like the session, please. तो मैं मेरे ख्याल से अब इस कविता के बाद, इस माहौल के बाद में से बिगाड़ना नहीं चाहूंगा सिर्फ। If there's anything you want to say, that's it for today, I guess. और कुछ गाने आखिरी में विदा होने के लिए? It was pretty unexpected. Okay. Yeah. Every single Okay. person has a smile on his face. It Every was really single- nice. That is, like, I'm honored. Thank you so much. Thank you so very much. No, the wrong number was very unexpected. Pretty unexpected. And the Thank last one too. Thank you so much. Yeah. So, a goodbye song, I guess. आप लोग सजेस्ट करेंगे? You're the best judge. Okay. अभी ना जाओ छोड़कर. Okay. So, एक सेकेंड. Okay. अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं,
अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं. I'm sorry, I messed up. So any other song? कभी कभी मेरा दिल में. That song, please. I'm sorry. कभी कभी मेरा दिल में. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. हाले दिल, हर्षित सक्सेना का. अच्छा, एक गाना मैं अपनी तरफ से गाता हूँ जो मेरा फेवरेट है, मैं कोशिश करता हूँ. हरिहरन का साहब को सुना है आप लोगों ने? मतलब सुना ही होगा ऑब्वियसली. तो उनका एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, एंड आई विल एंड दिस सेशन विद दिस सॉन्ग. सो काश ऐसा कोई मंजर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता, मेरे कांधे पे तेरा सर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता, जमा करता जो मैं आए हुए संग, जमा करता जो मैं आए हुए संग, सर छुपाने के लिए घर होता, मेरे कांधे पे तेरा सर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता. So that's it from my side. Thank you so much. Nice. Harsh, would you like to take over? Hi guys. I don't know. I mean, I don't want to spoil anything after such a great session. I don't know. पता नहीं स्क्रीनशॉट लेने जिस मतलब क्या होता है विभोर की हम हर क्लास के बाद कोशिश करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले ले, लेकिन I'll just do one thing guys. I'll just put Vibhor in the spotlight right again. If you really enjoyed the session, just click a screenshot and put it on the campus feed of the BitClass app and let us know how this event was. What happens is once you put such feedback out there, we start putting much more efforts to match what you want, right? So just put a screenshot on the campus feed, right? And as Himani said, everybody at the end of the session has a smile on their face, right? So I don't know what to say. Let's just end this session, which I don't want to end, to be honest. I would have loved for this night to be like nahi chalte rehne dete, pata nahi bas. Anyway, just take a screenshot, put it on the campus feed, let us know how you like the event. If you like this event, we'll have more such events. The feedback allows us to understand what kind of events you guys are liking, and I'm seeing such many familiar faces as well, so I think people are liking the events. Anyway, I don't know, let's end this here.